हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। हमारा ये नया चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑब्वियसली हम जॉइंट एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लास ले रहे हैं जो कि जॉइंट एंट्रेंस मेंस और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड में अपीयर करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स जो कि मेंस में और एडवांस में टेस्ट किए जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और कवर कैसे करेंगे दोस्तों? आईआईटी के जो प्रीमियम बुक्स हैं, आईआईटी मेंस के और एडवांस के जो प्रीमियम बुक्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स को अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेईई का दो पार्ट है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड। जेईई मेंस के लिए हम आर डी शर्मा को फॉलो करेंगे। जेईई एडवांस्ड के लिए हम जो सिंगल जो बुक इस्तेमाल करेंगे वो है सेंगिज का एल्जेब्रा वॉल्यूम। इस केस में सेंगिज के टोटल 5 वॉल्यूम्स है, उसमें से यहाँ पे एल्जेब्रा का जो वॉल्यूम है उसको हम रेफ़र करेंगे। यानी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे जो सेंगिज में है, कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे जो आर डी शर्मा से हैं, और दोनों हम मेंशन करके ही यूज़ करेंगे। इसके साथ और एक तीसरा बुक यूज़ करेंगे जो कि जेईई मेंस और एडवांस दोनों प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उस किताब का नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय ए दासगुप्ता। तो दोस्तों, आपको क्या क्या रेफ़र करना है, कौन से बुक्स से आपको प्रिपेयर करना है और क्या क्या वीडियोस आपको देखने हैं। पहली बात तो आपको ये तीनों बुक कवर करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करना है जब तक ये तीनों बुक आपका कंप्लीटली कवर नहीं हो जाता है। मतलब सेंगिज का 5 वॉल्यूम्स, प्रॉब्लम्स प्लस का किताब जो है ए दासगुप्ता का, और आर डी शर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस और एडवांस्ड के लिए सेंगिज है, और दोनों के लिए ए दासगुप्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों किताब आपको कंप्लीट करना है। आपको 10 किताब खरीद के कंफ्यूज अपने आप को नहीं करना है। आपको सिर्फ ये तीनों मॉडल्स पे ध्यान देना है। और कैसे ध्यान देना है, समझ लीजिए। कोई भी किताब में 3 टाइप्स के सम्स आप फेस करेंगे। एक सम्स है जो आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए ईजी हो रहा है, आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है। ये हो गया हमारा पहला टाइप का प्रॉब्लम्स। दूसरा प्रॉब्लम है ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लग रहा है लेकिन यू आर एबल टू सॉल्व इट, थोड़ा बहुत टाइम लेके यू आर एबल टू सॉल्व इट। तीसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स। यू आर फेसिंग वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, और इसको सॉल्व करने में या तो आपको आधा घंटा, 1 घंटा या उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, पहली बार में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो विदाउट सीइंग द सोल्यूशन। ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको शायद हर एक बुक में मिल जाएगा। हर एक बुक में आपको ये डिफरेंट सेट्स के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। आपको ये तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे के प्रिपेयर करना है। आपको एक किताब को तब तक नहीं छोड़ना है, तब तक नहीं स्किप करना है जब तक आप उस किताब के हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ना कर लो। जनरली क्या होता है, 100 प्रॉब्लम्स है, समझ लीजिए आपने 70 सॉल्व कर लिया और 30 आपको या फिर 20 आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो आपका बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन रहता है, आपके और भी कुछ एंगेजमेंट्स रहते हैं। तो आप क्या करते हो, विथ टाइम आप ये जो 30 या 20 सम्स है जिसका कॉन्सेप्ट्स आपका शायद क्लियर नहीं है, या फिर कोई आसान सा उपाय है जो आप मिस कर जा रहे हो, या फिर आपका सोल्यूशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इसलिए इनको इग्नोर कर जाते हो। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको सारे प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, हार्ड प्रॉब्लम्स, टफ प्रॉब्लम्स, सबको कंप्लीट करना है हर एक किताब के केस में। आर डी शर्मा हो, ए दासगुप्ता हो, सेंगेज हो, तीनों केस में आपको सॉल्व करना है हर एक लेवल के प्रॉब्लम को। और एक्चुअली आपको हर एक प्रॉब्लम, एक्चुअली जो मैं मीन कर रहा हूँ, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट्स को इंटरनलाइज करना है, और कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करने में ये जो क्लास है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रॉब्लम में कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए
विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करने से पहले पहला जो चीज़ हमें समझना है वो है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हाई वेर दे क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है और इनका ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है, वाई वी नीड इट एट ऑल। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला हमने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, कैन यू रिमेंबर? दिस इज a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों 16th सेंचुरी में देयर वाज अ मैथमेटिशियन, 16th सेंचुरी में देयर वाज अ मैथमेटिशियन जिनका नाम था जी कार्डानो, गेरोलामो कार्डानो। ये क्यूब रूट्स निकाल रहे थे, क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। और ये निकालते निकालते इनको लगा कि कभी कभी उनको ज़रूरत हो रहा है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का ज़रूरत पड़ रहा है वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। मतलब नेगेटिव ऑफ 3 का रूट या फिर नेगेटिव ऑफ 20 का रूट, ये सारे सिचुएशंस इनको फेस करना पड़ रहा था। तो ऐसे जब केसेस आते हैं, मतलब -3 या फिर -5 ऐसा सिचुएशन जब आ रहा था, तब कार्डानो ने इनको एक टर्म से बुलाया विच वॉज कॉल्ड सोफिस्टिक। और उनको लगा इनका रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं है, रियल वर्ल्ड में देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रूट्स, और इन्होंने इनको डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद आए ऑयलर। उन्होंने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट्स हैं नेगेटिव नंबर्स का, उनको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। -3 का रूट इज इक्वल टू -1 का रूट इंटू रूट ऑफ 3। ही डिवाइडेड इट इंटू 2 पार्ट्स, -1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस -1 का जो रूट है इसको इन्होंने बोला आयोटा इंटू रूट 3। ऐसा करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आयोटा का। इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस के थ्रू, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के थ्रू हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद द टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म है उसका इंट्रोडक्शन हुआ थ्रू कार्ल गॉस ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर ऐसा नंबर एक होता है कि 2 प्लस रूट ओवर ऑफ -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 4, और 2 प्लस i इंटू 2, और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, आइए एक बार देखते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। समझ लीजिए दोस्तों, एक तालाब है जहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं। तो पहले तो वाटर बहुत स्टिल रहता है, समझ लीजिए पहले वाटर बहुत स्टिल था। आपने अभी पत्थर यहाँ पे फेंका तो क्या होता है, यहाँ पे रिपल्स क्रिएट होता है। रिपल्स मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट होता है, जहाँ पे आपने पत्थर फेंका है उसको सराउंड करके ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट होता है, राइट। और ये बड़ा होता जाता है, ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा होता है, राइट। बड़ा होता जाता है और उसका इंटेंसिटी भी कम होता जाता है। मतलब आप अगर साइड से इसको देखोगे, तो जहाँ पे आपने पत्थर फेंका था वहाँ पे वेव बहुत ज़्यादा होता है, दोनों साइड में बहुत वेव होता है। ये क्रॉस सेक्शन, मैं इसी सर्कल का क्रॉस सेक्शन निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा वेव आता है, उसके बाद और एक छोटा वेव आता है, उसके बाद और एक छोटा वेव। मतलब ये जो है ये एक्चुअली एक सर्कल फॉर्म कर लेता है। ये वेव एक्चुअली सर्कुलरली प्रोपागेट होता है, राइट। छोटा होते होते ऐसे हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको ऐसे पन्ने में देखता हूँ तो ये एक वेव फॉर्म है, राइट। ये एक वेव फॉर्म है। और आप जो तालाब में देख रहे हो वो 3D वेव फॉर्म है। ये जो पन्ने पे हम दिखा रहे हैं ये 2D वेव फॉर्म है, राइट।
अब हमें अगर कैलकुलेशंस करनी है कि समझ लीजिए वेव जो फॉर्म हो रहा है वो तालाब में नहीं फॉर्म हो रहा है, पानी में नहीं फॉर्म हो रहा है, वो कोई सिग्नल से फॉर्म हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फॉर्म हो रहा है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से फॉर्म हो रहा है, कोई साउंड वेव से फॉर्म हो रहा है, तो भी वेव ऐसा ही दिखेगा। तो हमें समझ लीजिए कैलकुलेशन करना है कि एक वेव डिफरेंट स्टेजेस में कैसे बिहेव करेगा, या फिर दो वेव अगर एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या रिएक्शन होगा। तो वो कैलकुलेशंस करने के लिए भी हमें 2D या 3D कैलकुलेशंस चाहिए, राइट। 2D या 3D कैलकुलेशंस चाहिए। मतलब समझ लीजिए एक वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेव जा रहा है, और दूसरा एक वेव आता है जो इससे परपेंडिकुलर में जा रहा है, समझ लीजिए ऐसे जा रहा है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन समझ लीजिए इस पॉइंट में हो रहा है। ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर दोनों वेव्स में टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ आपको समझ में थोड़ी देर में आएगा, मेरे साथ थोड़ा रहिए यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो टेंजेंट्स हो रहा है, एक है वर्टिकल वेव का, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल वेव का। तो वर्टिकल वेव का टेंजेंट ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेव का टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो हमें देखना है कि इसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है, राइट। इसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है, ऐसा और ऐसा अगर दो इंटरैक्टिंग वेव्स हैं तो इसका रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा हो सकता है, बीच में कुछ ऐसा। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने के लिए हमें दो उपाय मिले, एक है वेक्टर्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ नंबर विच हैज मोर देन वन डिमेंशन। मोर देन वन डिमेंशन, एक डिमेंशन में हम इसको डिफाइन जिस नंबर को नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, आइए देखते हैं। हमारा जो इंटीजर का नंबर्स है या फिर जो रियल नंबर्स है वो एक सिंगल नंबर लाइन से रिप्रेजेंट होता है, राइट। ऐसे हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये लाइन जाता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी हमारा नंबर्स -1, -2, -3 ऐसा करते करते नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी, और बीच में रहता है 0, बीच में रहता है 0, राइट। तो समझ लीजिए एक नंबर है जो ऐसे हो रहा है कि 3 + √9। अब इसको हम इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाता है 3 + √(-1) × √9। तो ये नंबर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, और इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए 3 + √(-1) × √9 ये हो जाता है 3 + i × 3। अब ये जो i है या फिर ये जो √(-1) है, ये कोई न्यूमेरिकल कंपोनेंट या फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है। हम बोलते हैं ये कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रोटेशन है। रोटेशन ऑफ व्हाट, रोटेशन ऑफ दिस सेकेंड कंपोनेंट √(9), इसका एक रोटेशन है। ये नंबर ऐसे जा रहा था, 3 तक ऐसे गया, उसके बाद इसने एक 90 डिग्री पिवट ले लिया। 90 डिग्री पिवट लेके ये फिर और 3 कदम गया 90 डिग्री के डायरेक्शन में, मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे। ये जो रोटेशन है ये है हमारा i और √(-1), ठीक है। ये जो नंबर है 3 + √(-9), ये हम बोलते हैं कि ऐसे जा रहा था 3 तक, ये ऐसे गया, स्ट्रेट ऐसे गया 1, 2, 3 तक ये चला गया। उसके बाद इसको और जगह नहीं मिला इसी नंबर लाइन पे, इसलिए ये एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया, रोटेशन लेके एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया। मतलब 3 तक ये नंबर लाइन तक ही गया, लेकिन उसके बाद इसको मिला √(-1). तो इसने क्या किया, इसने √(-1) को फॉलो करके, √(-1) को फॉलो करके एक रोटेशन लिया, क्योंकि √(-1) हम बोल रहे हैं कि एक रोटेशन है, तो इसने एक रोटेशन ले लिया। रोटेशन किस डायरेक्शन में,
एक रोटेशन लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का, ऐसे एक रोटेशन लिया, और फिर ऊपर के दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में ये 3 कदम और गया। 3 कदम क्यों? क्योंकि रूट 9 है उसके बाद। 3 कदम इसने राइट हैंड साइड रियल नंबर पे लिया, फिर इसने एक रोटेशन लिया, फिर उसने और 3 कदम लिया, मतलब रूट 9 कदम और ले लिया। तो यहाँ पे हो गया 1, 2 और 3। एक 2 डिमेंशनल प्लेन में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 डिमेंशनल नंबर नहीं रहा, ये 2 डिमेंशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड डिमेंशन। इसको हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो नंबर है 3,3 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इसको आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस 3,3। अगर आपको वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा, ये एरो आपका वेक्टर हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से सेम चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया 3 + i3, राइट। तीनों चीज़ एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, अल्टीमेटली तीनों चीज़ एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। हम एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं इसी के ज़रिए। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल इस वेव में क्या है, आइए देखते हैं। ये वेव जो है एक 2D वेव है। ये जो वेव आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है, ये 2D वेव है क्योंकि ये इस 2 डायमेंशनल प्लेन में बिलोंग करता है, राइट। अब ये जो दोनों वेव्स हैं, यहाँ पे कोई भी एक वेव आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए ये पहला वाला वेव है, हॉरिजॉन्टल जो वेव है, इसका कोई भी पॉइंट आप एक 2D कोऑर्डिनेट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। 2D कोऑर्डिनेट के जरिए कोई भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली आप ये जो वर्टिकल वेव है, इसका भी कोई भी पॉइंट आप ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो इन दोनों का इंटरेक्शन हमें अगर मेजर करना है तो 2D नंबर्स के जरिए होगा। 2D नंबर्स के जरिए होगा। 2D नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और वेक्टर्स। तो कोई भी कैलकुलेशन करना है तो या तो हम वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हमारा अभी का डिस्कशन का टॉपिक है और यही है यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जहाँ पे रियल नंबर्स फेल कर जाता है, जहाँ पे रियल नंबर मतलब 1 डिमेंशनल जो नंबर सिस्टम है वो जहाँ पे रुक जाता है, वहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये कहाँ पे आता है? ख़ास करके वेव को जब हम डिस्कस करते हैं। अब वेव कहाँ पे आता है? वेव हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ सकता है, वेव हमारा क्वांटम फिजिक्स में आ सकता है, राइट। वेव साउंड के टाइम पे आ सकता है। ऑल दीज ऑप्शंस हमें अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें 2 डिमेंशनल नंबर्स या फिर 3 डिमेंशनल नंबर्स को इस्तेमाल करना है। और उसी के चलते हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर वेक्टर्स या फिर ऐसा कोई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो यहीं पे यूटिलिटी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये हो गया हमारा क्यों और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आइए अभी एक काम करेंगे, हम डीपर कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो डीपर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। चल, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेते हैं जो कि 3 + i3 है। 3 + i3 मतलब क्या हो गया दोस्तों? 3 + √(-1) × 3 हमने पहले भी देखा था। अब इसका मतलब क्या है? हमने पहले देखा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 + √(-1) × 3 का मतलब है रियल नंबर लाइन पे ये नंबर 2D नंबर जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक 2D नंबर है। तो इसने क्या किया? इसने पहले तो 3 कदम ले लिया ऑन द रियल नंबर लाइन, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से 0 1 2 3। इसके बाद इसको मिला ये आयोटा या फिर √(-1). तो इस नंबर का मतलब है ना एडिशन, ना डिवीजन, ना सब्सट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है रोटेशन। इसका मतलब है रोटेशन। रोटेशन ऑफ हाउ मच?
90 डिग्रीज, तो इसने एक 90 डिग्री का टर्न ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा इसको नीचे करके दिखाते हैं। इसने एक टर्न ले लिया 90 डिग्री का, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना, तो डायरेक्शन अभी इस तरफ हो गया। अभी इसी डायरेक्शन में इसने और 3 कदम ले लिया, 1 2 3, 1 2 3। तो अल्टीमेटली ये जाके रुका इस लास्ट पॉइंट पे, जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। ओरिजिन इसका कहाँ पे था? 0 पे। 0 से इसने 1 2 3 कदम लिया, फिर रोटेशन मार के 90 डिग्री रोटेशन मार के, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन मार के इसने और 3 कदम ले लिया। चलिए अभी रफ वर्क को हटा देते हैं और एक काम करते हैं, हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को x बोलते हैं, वर्टिकल को y बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस i इंटू वाई, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Cn नहीं लिख के यहाँ पे z लिखते हैं, z। यही z हमारा 2D कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस केस में x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 3, राइट। तो ये जो 3,3 का पॉइंट है, 3,3 का पॉइंट, ग्राफिकली इसको 3,3 बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज ये हो गया 3 प्लस i3। ये है हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी के लिए ये एग्जाम्पल पे हम स्टिक करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल i3, 3 प्लस i3, ओके। अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों? इसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है एम्पलीट्यूड। इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, पहले ये हॉरिजॉन्टली गया, फिर ये वर्टिकली गया। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको कंप्लीट हम अगर कर देते हैं तो ये पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके आराम से हम इस थीटा को निकाल सकते हैं, राइट। थीटा मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू, अभी देखिए हमें क्या पता है, हमें ये जो ट्रायंगल है, इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। समझ लीजिए ये ट्रायंगल है, हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ पता है, जिसको हम बोल सकते हैं बेस ट्रायंगल के लैंग्वेज में, और ये वर्टिकल लाइन को बोल सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, पी ट्रायंगल के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये दोनों का मेजरमेंट हमको पता है, b इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3, राइट। अभी हमें ये भी पता है ट्रिगोनोमेट्री से कि tan थीटा इज नथिंग बट p बाई b का रेशियो, तो थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ p बाई b, राइट, tan इनवर्स ऑफ 3p बाई b। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p मतलब 3 बाई b मतलब 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 45 डिग्रीज, इस केस में 45 डिग्रीज। अब इस फॉर्मूला को अगर जनरलाइज करना है तो कैसे करेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p मतलब y और b मतलब x, राइट। p मतलब y, ये वर्टिकल लाइन जो है ये y है, ये वर्टिकल लाइन जो है ये y है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x है, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ y बाई x, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड दोस्तों। अभी देखिए इस एक्सिस का या फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक खासियत है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा जो 2D प्लेन है उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्री के टाइम पे हमने पढ़ा था कि 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2D प्लेन में। मतलब एक्सिस एक्चुअली ऐसे होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके, राइट। तो हमारा अभी का जो फॉर्मूला है थीटा का या फिर एम्पलीट्यूड का, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें इसको जनरलाइज करके कुछ ऐसे बनाना है कि ये चारों क्वाड्रेंट्स के लिए वैलिड हो जाए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
ये समझने के लिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। अगर y पॉजिटिव है, y इज पॉजिटिव एंड x इज ऑल्सो पॉजिटिव, x इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है दोस्तों? क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव, ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये सारे पॉजिटिव लाइन्स हैं, और x इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। सो x y ऐसे लिखते हैं, या फिर यहाँ पे, और ऑन द अदर साइड इट इज़ नेगेटिव, सो -x -y वाले वैल्यूज़ नीचे और लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये सारे नीचे वाले वैल्यूज सारे माइनस है, और सारे लेफ्ट वाले वैल्यूज भी नेगेटिव होंगे x के लिए, राइट? अभी दोस्तों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कुछ ऐसा था, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ था, राइट? 3,3 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो थीटा यहाँ पे था, तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, राइट? अब कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है जिसका x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, इन दैट केस x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट वाला मामला। तो ये नंबर्स फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? तो ये हो गया -3,3। अब यहाँ पे एंगल को कैसे मेजर करेंगे दोस्तों? एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करेंगे या फिर क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करेंगे? द आंसर इज हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं मेजर करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन बहुत इजी रहा। अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो मामला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसको थोड़ा अलग से डील करने का ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर अलग से फोकस करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे करना है। चलिए करते हैं। अभी हम इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग से फोकस करके हम देखेंगे ये अलग अलग केसेस में, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कैसे मेजर करना है। चलिए करते हैं। तो दोस्तों केस 1 हमारे लिए बहुत आसान था। केस 1, एम्पलीट्यूड ऑफ z was equal to tan inverse of y by x, which is equal to tan inverse of 3 by 3, राइट? तो ये हो गया 45 डिग्री, और हम लिख सकते हैं इसको π/4, राइट? ये हो गया हमारा केस 1। तो दोस्तों केस 2 में क्या होता है? केस 2 में x नेगेटिव हो जाता है, x हो जाता है नेगेटिव और y हो जाता है, y रहता है पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव था वैसे ही पॉजिटिव रहता है, राइट? ये वाला क्वाड्रेंट जहाँ पे x है नेगेटिव और y पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू -3 प्लस i इंटू 3, राइट? x हो गया नेगेटिव, y रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे, एक बार अलग से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। नेगेटिव साइड में 3 कदम गया हमारा 2D नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव साइड पे 3 कदम गया -3 तक। उसके बाद इसने रोटेशन लिया 90 डिग्रीज और ऊपर में 3 कदम चला गया, 90 डिग्रीज पे 3 कदम चला गया। तो हमारा फाइनल पोजीशन हो गया -3,3, और इसको अगर हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो के थ्रू, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? यहाँ पे वर्टिकल लाइन में ज्वाइन कर देता हूँ, तो हमारा ट्राइंगल भी यहाँ भी दिखाई दे रहा है, राइट? ये एक्सिस y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है अभी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड कौन सा है? एम्पलीट्यूड इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, थीटा हमारा एम्पलीट्यूड रहता है। लेकिन ये नंबर का जो एंगल है ये चेंज होके क्लॉकवाइज ये छोटा वाला एंगल हो जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, ठीक है? तो पहले केस में हमारा थीटा और अल्फ़ा सेम था, पहले केस में हमारा थीटा और अल्फ़ा ये एक ही वाला था, राइट? थीटा वाज इक्वल टू अल्फ़ा। इस केस में अल्फ़ा इज़ डिफरेंट, थीटा इज़ डिफरेंट, और थीटा यू कैन से इज़ पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि आप ये टोटल अगर एंगल को पकड़ो
ये टोटल एंगल को हम अगर लेते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्रीज, ये हो जाता है 180 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू पाई। और हमारा थीटा का मेजरमेंट अभी क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा इस डायरेक्शन में है। पाई माइनस अल्फ़ा करके हमारा एम्पलीट्यूड निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ा सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, अल्फ़ा सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं डिनोट कर रहा है। और डायरेक्शन कौन डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो पहले हम एक काम करेंगे, हम अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, राइट। अब क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मतलब हम इसको रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा कंसर्न है, क्योंकि डायरेक्शन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं ऑलरेडी। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। तो हमारा ट्राइंगल कैसा है, ऐसा है, y इज 3 प्लस 3 एंड x इज माइनस 3। सो y इज प्लस 3, x इज माइनस 3। इसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल मॉड्स का रेशियो। मॉड अगर आपने मॉड्यूलस पढ़ा होगा तो ये कन्वर्शन इजीली पॉसिबल है, वैलिड है। दिस इज इक्वल टू 3/3 और इक्वल टू 1। tan अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 है, राइट। देयरफॉर अल्फ़ा का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज π/4, राइट। tan अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा इज π/4 मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। तो यहाँ पे थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा आ जाता है व्हेन आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन Q2। अभी हम एक तीसरा केस लेंगे जहाँ पे द क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट 3, वहाँ पे कैसे मेजर होता है ये भी देखेंगे। आइए देखते हैं। केस 3 हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू -3 माइनस आई इंटू 3, मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ये केस कौन सा है दोस्तों, ये केस है थर्ड क्वाड्रेंट का, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। सो दिस इज Q3 केस, राइट। तो हम इसको जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं, उसका मेजरमेंट कर लेते हैं कैसे एम्पलीट्यूड या फिर थीटा को निकालना है, राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर जो कि नेगेटिव साइड में पहले चला गया 3 कदम, 1 2 3 -3 तक यहाँ पे चला गया। फिर एक रोटेशन लेके, फिर एक रोटेशन 90 डिग्री का लेके उसने वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव किया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगेन 3 स्टेप्स। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ आवर Q3 केस। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स आर -3, -3, ठीक है। अभी यहाँ पे अल्फ़ा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ा है ये वाला, ये है हमारा अल्फ़ा। और हमारा थीटा कौन सा है दोस्तों, थीटा इस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाता है, थीटा ऐसे जा सकता है लेकिन थीटा ऐसे नहीं जाता है। इस टाइम पे वी टेक अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे। दिस इज हाउ थीटा इज गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड वी आर कॉलिंग इट माइनस थीटा। इसको हम पॉजिटिव थीटा नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव थीटा हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे -θ इज इक्वल टू, सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट पाई माइनस अल्फ़ा ओनली, राइट। आप एक बार फिर से देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज ये पूरा जो एरिया है दिस इज पाई, राइट। और यहाँ से ये छोटा सा अल्फ़ा हमारा निकल के आ रहा है, हम निकाल रहे हैं यहाँ से अल्फ़ा, दैट इज गिविंग अस द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा, राइट।
So theta is equal to pi minus alpha, which means minus of theta is equal to minus of pi minus alpha. Minus of theta is equal to minus of pi minus alpha. और हम लोग ये बोल सकते हैं थीटा और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई. ये हमारा Q3 वाला मेजरमेंट हो जाता है. Q3 में एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई. मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल क्रिएट करता है दैट माइनस पाई इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड. ठीक है. सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z इन Q3 is equal to alpha minus pi. In Q2 it was pi minus alpha. In Q2 it was pi minus alpha. Q3 में ठीक रिवर्स है उसका, अल्फा माइनस पाई. तो यहाँ पे अल्फा को कैसे निकालेंगे दोस्तों? बहुत ही आसान है. tan अल्फा इज इक्वल टू, वी आर अगेन कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड. हमारा बीच का जो साइन है, ये जो साइन है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर डायरेक्शन, राइट. यहाँ पे डायरेक्शन से ही हमारा ये माइनस साइन फाइनली निकल के आया है, राइट. तो ये माइनस साइन पूरा डायरेक्शन चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो हमको डायरेक्शन को लेके कंसर्न नहीं होना है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके कंसर्न होना है. तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ p बाई b. वंस अगेन, तो यहाँ पे ट्राइंगल हमारा कैसा है? ट्राइंगल ऐसा है, -3 बेस है और -3 परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 मॉड बाई -3 का मॉड. दिस इज अगेन इक्वल टू 1 मतलब दिस इज पाई बाई 4. ठीक है. देयरफॉर थीटा इन आवर केस, इन केस ऑफ Q3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4. इसको थोड़ा बाजू में हटा देते हैं. इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, -3/4. दिस इज इक्वल टू -3/4 पाई, राइट. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द Q3 केस. फॉर्मूलाज पे हम अभी आएंगे. पहले थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है ईच प्रॉब्लम को. अगर क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए एक क्वेश्चन आएगा कि -ABC प्लस XYZ ABC मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, राइट. ये 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे भी 5, 8, 7 एनीथिंग कैन बी द वैल्यू. आपको क्वाड्रेंट समझना है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है. एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला थर्ड क्वाड्रेंट पे अल्फा माइनस पाई है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस अल्फा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अल्फा है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम वो देखेंगे. चलिए, केस 4. जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, दैट इज इक्वल टू +3 माइनस I इंटू 3. क्वाड्रेंट के हिसाब से ये क्या हो गया? 3 कदम राइट हैंड साइड में x ले रहा है, राइट. उसके बाद नेगेटिव साइड में y जा रहा है 3 कदम नीचे की तरफ, रोटेशन लेके 90 डिग्री रोटेशन लेके ये 3 कदम नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये +3, -3. दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट केस, Q4 केस, राइट. Q4 केस. इसको कैसे डील करेंगे दोस्तों? यहाँ पे अल्फा ये हो गया हमारा अल्फा. अल्फा इज नॉट डायरेक्शन सेंसिटिव, राइट. अल्फा इज जस्ट मैग्नीट्यूड सेंसिटिव. डायरेक्शन कौन तय करता है? डायरेक्शन तय करता है थीटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस पे थीटा मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा विल मूव एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस विल बी माइनस थीटा. This will be minus theta. So alpha is equal to minus theta, or theta in case of Q4 is equal to minus alpha. Alpha talks about the magnitude, minus talks about the direction in which we are measuring the theta or the amplitude. ठीक है. अल्फा बात करता है मैग्नीट्यूड का, माइनस ये जो साइन है ये बात करता है
थीटा या फिर एम्पलीट्यूड के डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan अल्फा हमारा निकल गया, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ p बाई बी। तो यहाँ पे मॉड क्या है, ट्राइंगल ऐसा है, -3 इज द परपेंडिकुलर, +3 इज द बेस, सो दिस इज इक्वल टू -3 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई +3 का मॉड्यूलस। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, सो दिस इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, मैग्नीट्यूड फिर से 1 हो गया। तो अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू π/4 once again, π/4. Now which naturally means theta is equal to minus of alpha or equal to minus of π/4, right? So fourth quadrant case में the amplitude in case of fourth quadrant is equal to minus of alpha, minus of alpha, ठीक है। सो एक बार फिर से हम फॉर्मूलाज को रिवाइंड कर लेते हैं। केस 1 में क्या था, केस 1 में ऐसा क्वाड्रेंट था, नंबर ऐसे था, अल्फा ये एंगल था, थीटा ऐसे मेजर हुआ था एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया था थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा, राइट। दिस इज फॉर द क्वाड्रेंट 1, ठीक है। थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस अल्फा। केस 2, केस 2 क्या था, क्वाड्रेंट फिर से ऐसा ही था, लेकिन हमारा नंबर जो है वो यहाँ पे था सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन ऐसा हो गया था। तो थीटा को ऐसे जाना पड़ा था, ये था थीटा, राइट। अल्फा को ऐसे मेजर किया गया था, अल्फा वाज लाइक दिस। तो थीटा इन केस ऑफ केस 2 वाज इक्वल टू टोटल जो एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल है, दिस इज पाई, सो प्लस पाई माइनस अल्फा। This was the measurement of theta or amplitude of the complex number in case of quadrant 2, right? Case 3 क्या था, केस 3 थर्ड क्वाड्रेंट केस था, मतलब हमारा नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कोई पॉइंट में था और नंबर ऐसे दिख रहा था, राइट। इस केस में थीटा ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, थीटा ने क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया ऐसे, तो ये माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा हो गया। और ये मैग्नीट्यूड वंस अगेन अल्फा था, छोटा वाला जो मैग्नीट्यूड है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये नंबर फॉर्म कर रहा था वो अल्फा था। तो हमारा क्या कैसे हो गया था फॉर्मूला, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ऐसा था। क्योंकि ये टोटल एंगल, हम अगर ये टोटल एंगल को मेजर करें तो ये पाई था, और पाई से हमने अल्फा निकाल दिया तो थीटा आ गया, लेकिन थीटा का मेजरमेंट हमने क्लॉकवाइज किया है, इसलिए ये नेगेटिव से डिनोट हो रहा है, नेगेटिव से ये डिनोट हो रहा है, राइट। थीटा मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, बट डायरेक्शन को अगर हम लेंगे तो माइनस थीटा वाज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, विच मीन्स थीटा फॉर क्वाड्रेंट 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, minus of pi minus alpha, which implies theta was equal to alpha minus pi। ये हमारा क्वाड्रेंट 3 का केस था, राइट। अभी हम आ जाते हैं लास्ट केस पे, क्वाड्रेंट 4 के केस पे, केस 4। क्वाड्रेंट 4 में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे करके है तो थीटा फिर से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये फिर से नेगेटिव थीटा कहला रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड है अल्फा का, मैग्नीट्यूड है अल्फा का, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, विच इंप्लाइज थीटा फॉर क्वाड्रेंट 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा डिनोट्स द मैग्नीट्यूड, माइनस in this case denotes the direction.
अल्फ़ा मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, माइनस डायरेक्शन डिनोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। तो ये है हमारा 4 क्वाड्रेंट केसेस और रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सम आपके पास आ सकता है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वाड्रेंट को पहले जज करना है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करके, ये 4 फार्मूला में से कोई एक अप्लाई करके आपको उसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। तो हमने एम्पलीट्यूड समझ लिया है, राइट। एम्पलीट्यूड डन। एम्पलीट्यूड को हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ARG, आर्ग्यूमेंट, राइट। पूरा नाम है आर्ग्यूमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आर्ग बोलते हैं। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z कैन ऑल्सो बी कॉल्ड आर्ग ऑफ Z, राइट। सेम इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z या फिर आर्ग ऑफ Z, दोनों सेम चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलेंगे मॉड्यूलस की तरफ, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की तरफ। पहले समझते हैं मॉड्यूलस क्या है। फिर से हम पहला वाला ही एग्जाम्पल लेंगे, Z इज इक्वल टू 3 + I3। इसका मॉड्यूलस बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर मतलब 3 कदम पॉजिटिव साइड पे ऑन द एक्स एक्सिस और 3 कदम पॉजिटिव वर्टिकल साइड पे ऑन द वाई एक्सिस। ये है हमारा नंबर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये है हमारा Z, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये Z का जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, इसी को हम मॉड्यूलस बोलते हैं। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये ट्राइंगल ऐसा है और यहाँ पे Z का जो मॉड्यूलस है ये नथिंग बट दी हाइपोटेन्यूज है, H। हमारे पास परपेंडिकुलर का नॉलेज है, हमारे पास बेस का नॉलेज है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। ये तो बहुत ही आसान है। तो इस केस में दिस इज इक्वल टू √ ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √ ऑफ 18 और 3√2। ये है हाइपोटेन्यूज या फिर मॉड्यूलस ऑफ Z। और ये कोई भी क्वाड्रेंट में सेम रहेगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। हर एक क्वाड्रेंट पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे अल्फा का मैग्नीट्यूड वॉज कॉन्स्टेंट, राइट। यहाँ पे मॉड्यूलस भी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो मॉड्यूलस को हम ऐसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू √ ऑफ x² प्लस y²। अभी तीसरा टॉपिक हमको समझना है विच इज व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? तो कॉन्जुगेट क्या है दोस्तों, एक नंबर है Z, उसको हम अगर रिफ्लेक्ट करेंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो इमेज बनेगा उसको हम बोलेंगे इस Z का कॉन्जुगेट और उसको डिनोट करेंगे Z बार से। x एक्सिस मिरर है, x एक्सिस को मिरर बना के हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस नंबर को, जो इमेज बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द अर्लियर कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे होता है हमारे एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देखते हैं। चलिए, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। हम रिफ्लेक्ट करेंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। x एक्सिस हमारा आईना है, मिरर है। ये है x माइनस x, y माइनस y, ठीक है। अब हमारा नंबर कहाँ पे था दोस्तों? नंबर वाज Z इक्वल टू 3 प्लस I3, ये नंबर था। मतलब तीन कदम पॉजिटिव डायरेक्शन पे 1 2 3 और फिर ऊपर 3 कदम 1 2 3, ये है हमारा नंबर 3, और 3 प्लस I3, ये था हमारा नंबर। और नंबर
अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे दिखता था, ये लाइन से रिप्रेजेंट होता था ये नंबर, राइट। अब इसको हमें रिफ्लेक्ट करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये नंबर रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू वही रहता है, सेम 3 कदम पॉजिटिव डायरेक्शन पे, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन पे y चला जाता है 3 कदम, 1 2 3, सो 3 माइनस 3, नंबर क्या हो गया 3 माइनस i3, क्योंकि y नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। तो इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो अगर हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये अगर हमारा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये है हमारा कॉन्जुगेट। सो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किया है, राइट। ट्रिगोनोमेट्री हमने अप्लाई किया है। अभी हमें जानना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। समझ लीजिए हमारा नंबर सेम है, z इज इक्वल टू 3 प्लस i3, ठीक है। इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं फिर से स्टेप्स नहीं बताऊंगा। 3 3 ये है हमारा पॉइंट, राइट। अब समझ लीजिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ग्रीन वाला, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है r, इसका मैग्नीट्यूड है r, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। और ये जो बेस है इसको हम b से डिनोट करते हैं, b इज इक्वल टू ऑल्सो 3 यहाँ पे। और हाइपोटेन्यूज को हम r से डिनोट कर रहे हैं, राइट, r से डिनोट कर रहे हैं, h इज इक्वल टू r, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी ये 3 का जो वैल्यू है, ये 3 जो है ये x है, x मतलब ये बेस है, बेस है, राइट। अभी देखिए, अभी एज्यूम करते हैं ये जो नंबर है इसका एम्पलीट्यूड है थीटा, इसका एम्पलीट्यूड है थीटा। तो कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे बेस मतलब x और हाइपोटेन्यूज मतलब r। तो हम x को क्या ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा। इसको ऊपर ले जाके हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सेकेंड वाला जो 3 है, दिस इज y, दिस इज नथिंग बट y। y क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच इज इक्वल टू y बाई r, राइट। y इज इक्वल टू p एंड h इज इक्वल टू r, जिसका मतलब है p बाई एच इज इक्वल टू y बाई r। इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम r को अगर ऊपर लाएंगे तो y हो जाता है इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, राइट, r इंटू साइन थीटा। यहाँ पे z को हम लिख रहे हैं 3 प्लस i3 करके, राइट, 3 प्लस i3 करके। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जनरलाइज वर्शन है। अभी यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है कि नहीं। तो हमारा z का एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू आर इंटू साइन थीटा।
राइट, और z इज इक्वल टू r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी एम्पलीट्यूड को लेके, कॉन्जुगेट को लेके, मॉड्यूलस को लेके, या फिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को लेके, या फिर इनमें से 2 3 4 को मिला के सम्स आ सकते हैं। तो वो सम्स कैसे करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। फाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस cos 8 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 5। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा नंबर है ये लग रहा है हमारा पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म रीच कर गया, राइट। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो हमको पता चलेगा कि ये पोलर फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं है दोस्तों। पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। ये है हमारा पोलर फॉर्म। यहाँ पे r इज बेसिकली मॉड्यूलस और cos थीटा एंड sin थीटा आर डेरिवेटिव्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड है उसका डेरिवेटिव है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों रियल जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए r इंटू कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए r इंटू साइन थीटा। ये फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। रियल फॉर्म वैसे है, r साइन थीटा फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म 1 प्लस cos 8 पाई बाई 5 है, ठीक है। तो ये फॉर्म रीच नहीं किया है, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ हमें यहाँ पे जो जानने को मिलेगा वो है एक नया पोस्टुलेट, मतलब x प्लस आई वाई अगर इक्वल टू a प्लस आई बी है, मतलब ये 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर ऐसा है तो रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो इंडिविजुअली इक्वल। इसका माने क्या है? x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 और रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। ये है हमारा एक पोस्टुलेट जो हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस, अभी दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को हैंडल करेंगे। पहले रियल पार्ट को हैंडल करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट को हैंडल करेंगे। रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 8 pi by 5, right? Now this is equal to 1 plus cos of 2 into 4 pi by 5, right? 2 into 4 pi by 5। अभी हम जानते हैं दोस्तों 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, right? तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 1 plus cos 2 into 4 pi by 5 is equal to 2 into cos square 4 pi by 5। ये है हमारा रियल पार्ट, इक्वेशन 1। अभी हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वल टू साइन 8 पाई बाई 5, साइन 8 पाई बाई 5। अभी दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। तो हम साइन 8 पाई बाई 5 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 इंटू 4 पाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 4 पाई बाई 5 कॉस 4 पाई बाई 5। ऐसे हम लिख सकते हैं आसानी से। ये है हमारा इक्वेशन 2 जो कि इमेजिनरी पार्ट को हैंडल कर रहा है। अभी ये इन दोनों को कंबाइन करके पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम फिर से लिखें। तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
x प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 8 पाई बाई 5, ये है हमारा रियल पार्ट, प्लस आई इंटू साइन ऑफ 8 पाई बाई 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के हिसाब से, इक्वेशन 1 के हिसाब से पहला जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 5, प्लस इक्वेशन 2 यानी इमेजिनरी पार्ट का इक्वेशन इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं प्लस आई इंटू 2 साइन 4 पाई बाई 5 कॉस 4 पाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों साइड में cos 4 बाई 5 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 4 पाई बाई 5, 2 cos 4 पाई बाई 5 इंटू cos 4 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 5, ठीक है दोस्तों। अब ये 4 पाई बाई 5 पोर्शन जो है, ये 4 पाई बाई 5 पोर्शन जो है, ये लग रहा है कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म रीच कर चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई करके हमें कंफर्म होना है कि यही क्वाड्रेंट है या फिर यही लास्ट फॉर्म है या फिर नहीं। अभी देखिए 4 पाई बाई 5 ये जो वैल्यू है, 4 पाई बाई 5 जो वैल्यू है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑल साइन टेन कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 cos 4 पाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 5। अब क्योंकि ये एंगल जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, तो cos हो गया नेगेटिव, साइन हो गया पॉजिटिव, तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, -2 cos पाई बाई 5 माइनस cos ऑफ पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आई साइन पाई बाई 5 हम पॉजिटिव लिख रहे हैं और cos जो दोनों हैं उनको हम नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, क्या ये पोलर फॉर्म है, क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है? द आंसर इज अगेन नो। क्यों? पहला बात तो r नेगेटिव है जो कि पोलर फॉर्म पे बिलोंग नहीं करता है, प्लस ये जो रियल पार्ट है ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये फॉर्म में ये पोलर फॉर्म अल्टीमेटली हम लोगों ने रीच नहीं किया है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। तो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो मॉड्यूलस का जो नेगेटिव है ये पहले हटाएंगे, क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 cos पाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये नेगेटिव हमने अंदर ले लिया है, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, cos पाई बाई 5 माइनस आई साइन पाई बाई 5। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि माइनस हमने मॉड्यूलस का माइनस अंदर ले लिया, तो ये जो प्लस साइन है ये नेगेटिव हो जा रहा है अगले स्टेप पे, ठीक है। अब ये हमारा और एक सिंपलर फॉर्म आ रहा है जहाँ पे एटलीस्ट हमारा मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव है। ये और एक सिंपलर फॉर्म है जहाँ पे एटलीस्ट हमारा जो मॉड्यूलस है ये पॉजिटिव है, मॉड्यूलस इज पॉजिटिव। अब सिर्फ हमें अंदर का देखना है कि अंदर में ये जो नेगेटिव साइन है इसको प्लस में अगर कन्वर्ट करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है। वो अगर रीच कर जाते हैं और एंगल्स अगर सेम होता है तो वी विल से कि हमने पोलर फॉर्म रीच कर लिया है। तो इसको आगे भी करते हैं। सो 2 cos पाई बाई 5 हमारा एम्पलीट्यूड, cos पाई बाई 5 हमारा रियल पोर्शन, साइन पाई बाई 5 हमारा इमेजिनरी पोर्शन। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव नहीं, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कीपिंग द एंगल्स इक्वल। पोलर फॉर्म का एंगल इक्वल होगा, राइट, cos थीटा साइन थीटा ऐसा फॉर्म होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू आर, ये फॉर्म होना है। तो इसको करने के लिए हम और एक स्टेप अप्लाई करते हैं। 2 cos पाई बाई 5
मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 5 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 5। अब ये स्टेप हम कैसे कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन क्या है, cos of pi by 5 is equal to cos of minus pi by 5 always provided the angle is less than 90 degrees। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, ज़्यादा है, कम है, राइट, पाई बाई 2 से ये कम है, तो हम ये कन्वर्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, cos pi by 5 is equal to cos of minus pi by 5, ये कन्वर्शन हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। अब दूसरा पार्ट हमने कैसे किया, ऑब्वियसली माइनस साइन पाई बाई 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 5, राइट, माइनस साइन पाई बाई 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 5। तो इससे हमने दूसरा पार्ट भी हैंडल कर लिया, ये दूसरा पार्ट भी हमने हैंडल कर लिया। ये जो माइनस साइन है बीच का, ये देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको हमने एंगल के अंदर डाल दिया, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन। अभी हम एरोस मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव है, एंगल्स जो है वो सेम है और बीच में प्लस साइन भी है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि यस, थम्स अप, वी हैव रीच्ड आवर पोलर फॉर्म, वी हैव रीच्ड आवर पोलर फॉर्म। अभी यहाँ से लेके हमको सिर्फ आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मॉड्यूलस क्या है, ये आर जो है यही मॉड्यूलस है, तो लिख लेते हैं मॉड्यूलस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 5 और आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 5। यही हमारा एंगल है, यही हमारा थीटा है, राइट, यही थीटा है, ये तो फॉर्म मिल रहा है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू आर, ये मिल रहा है। तो वी हैव रीच्ड आवर आंसर, हमारा आंसर हमें मिल गया है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और आगे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे एज वी डेल्व इनटू मोर कॉन्सेप्ट्स। ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने दो फॉर्म ऑलरेडी हमने देखा है, x प्लस आई वाई फॉर्म देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हमने पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म देखा है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये दो फॉर्म्स हमने देखा हुआ है। अभी और एक तीसरा फॉर्म है विच इज कॉल्ड द ऑयलर्स फॉर्म। ये कैसा दिखता है आइए देखते हैं दोस्तों। शुरू करने के लिए हम एक पोलर फॉर्म से शुरुआत करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है समझ लीजिए z, जिसका पोलर फॉर्म ऑब्वियसली r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ठीक है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अब यहाँ पे हम एक यूनिक एप्लीकेशन करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का। ट्रिगोनोमेट्री में कॉस थीटा और साइन थीटा का अलग अलग इनफाइनाइट सीरीज हमें मिलता है, राइट। ये हम ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़े हैं तो जानते हैं। कॉस थीटा का इनफाइनाइट सीरीज क्या है दोस्तों, 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी तक। थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, थीटा 6 बाई 6 फैक्टोरियल, थीटा टू द पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल, सारे इवन नंबर से जुड़े हुए हैं और ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहला वाला है माइनस, सेकेंड इज प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस, ऑल्टरनेटिव माइनस एंड प्लस इज देयर और उसके अलावा इवन नंबर्स आर देयर। कॉस के साथ इवन नंबर, ऑल्टरनेटिव माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस। साइन में क्या है दोस्तों, साइन में सिमिलर है लेकिन शुरुआत होता है थीटा से, ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस करके जाता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है ये ऑड नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। साइन का रिलेशन ऑड नंबर के साथ है,
तो मतलब थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल, ऐसा करके माइनस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस वो सेम है, शुरुआत हो रहा है थीटा से और सारे ऑड पावर्स है, मतलब थीटा टू द पावर 1, थीटा टू द पावर 3, थीटा टू द पावर 5, थीटा टू द पावर 7, थीटा टू द पावर 9, ऐसा ऐसा करके ये भी आगे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑयलर फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑयलर फॉर्म बेसिकली ये पोलर फॉर्म का सीरीज वर्जन है, पोलर फॉर्म का सीरीज वर्जन है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, क्या कंक्लूजन है और क्या सीरीज आता है अल्टीमेटली, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप जुड़े रहिए और देखिए कैसे ये सीरीज निकल के आता है। पहला बात तो हमने 2 सीरीज अभी अभी देख लिया है, कॉस थीटा का इनफाइनाइट सीरीज वर्जन, साइन थीटा का इनफाइनाइट सीरीज वर्जन क्या है हमने देख लिया है। अभी इन दोनों को सिंपली हमें यहाँ पे डाल देना है, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये कैसे होगा दोस्तों? z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे सीरीज वर्जन में हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट प्लस i इंटू अगेन थर्ड ब्रैकेट के अंदर में साइन थीटा का सीरीज, थीटा और थीटा टू द पावर 1 माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा पूरा सीरीज के रिस्पेक्ट में जो एक्सप्रेशन है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए और एक चीज हमें समझना पड़ेगा। आई का वैल्यू क्या है दोस्तों? आई का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ -1, राइट? तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्तों? आई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर ऑफ -1। इसका वैल्यू आता है रूट ओवर ऑफ -1, राइट? रूट ओवर ऑफ -1 ये है आई स्क्वायर। आई क्यूब क्या है? आई क्यूब इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आई और माइनस आई। सिमिलरली आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 विच इज +1। अभी देखिए दोस्तों एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, कंफर्म करने के लिए आई टू द पावर 5 एक बार निकालिए। आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 इंटू आई इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है आई टू द पावर 5 इज बैक टू स्क्वायर 1 विच इज आई। आई टू द पावर 6 क्या आ रहा है दोस्तों? आई टू द पावर 6 इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आई टू द पावर 6 अगेन इज बैक टू द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। तो हमारा एक 4 का साइकिल बन रहा है, मतलब क्या है? आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4, इनका वैल्यूज है। आई मतलब आई समझ के चलिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i और आई टू द पावर 4 इज +1। अभी आई टू द पावर 1 इज इक्वल टू आई टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1, आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू -i, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू +i +1, I to the power 4 is equal to +1, I to the power 5 again back to I to the power 6 back to -1, I to the power 7
back to minus I to the power 8 back to plus 1. सिमिलरली आप अगर इसको बढ़ाते रहोगे, एक्सपैंड करते रहोगे पावर को, तो I to the power 9 back to I to the power 10 back to minus 1, I to the power 11 back to minus I to the power 12 back to plus 1. ये आप इनफाइनाइटली इस पावर को इंक्रीज करते जाओगे, लेकिन आपको दिखेगा ये 4 का साइकिल में ये रिपीटिशन होता जा रहा है. तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी रिपीटेटिवनेस को, इसी साइक्लिकलिटी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज फॉर्म में अप्लाई करके इसको एक सुंदर सिंप्लीफिकेशन पे लाएंगे. कैसे? देखिए दोस्तों, z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी. ये हो गया पहला सेगमेंट. सेकेंड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, हम i को अंदर घुसाएंगे. ये जो i है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सेकेंड सेगमेंट में देखिए i इंटू थीटा माइनस i इंटू थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस i इंटू थीटा टू द पावर 5 divided by 5 factorial minus I into theta 7 factorial plus I into theta 9 factorial plus dot 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 till infinity. ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है निकल के. अभी देखिए ये सारे एक्सप्रेशंस थीटा स्क्वायर, थीटा 4, थीटा 6, थीटा 8, थीटा क्यूब, आई थीटा, सारे एक्सप्रेशंस को हम एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सारे जो न्यूमरेटर्स हैं, कोई भी न्यूमरेटर आप पकड़ के चलिए, 1 थीटा स्क्वायर, थीटा 4, आई थीटा क्यूब, ये सारे न्यूमरेटर सेपरेट दिख रहे हैं, लेकिन इसको एक ही न्यूमरेटर से हम रिप्लेस कर सकते हैं और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम का सेम रहेगा. वो न्यूमरेटर क्या है? वो न्यूमरेटर है आई थीटा. वो न्यूमरेटर है आई थीटा. तो कैसे, देखिए दोस्तों, आई थीटा टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट का फर्स्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, अभी सेकेंड वाला देखिए, आई थीटा टू द पावर 1 इज इक्वल टू आई थीटा. ये हो गया हमारा सेकेंड सेगमेंट का फर्स्ट एक्सप्रेशन. अभी देखिए, आई थीटा टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर. ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट का सेकेंड एक्सप्रेशन, और ये माइनस साइन भी एब्जॉर्ब हो जा रहा है अंदर. मतलब ये जो माइनस साइन है बीच में, ये भी अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. तो हम पूरे एक्सप्रेशन को रीराइट ऐसे कर सकते हैं. देखिए, z इज इक्वल टू r इंटू आई थीटा टू द पावर 0 प्लस आई थीटा टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा टू द पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा टू द पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा है. पूरा एक्सप्रेशन जो है ऐसे एकदम सिंपल ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों. अब ये जो एक्सप्रेशन है आई थीटा 0, आई थीटा 1, आई थीटा 2, आई थीटा क्यूब, ये जो एक्सप्रेशन है ये कोइंसिडेंटली ये है एक्सपोनेंशियल का सीरीज. ये है एक्सपोनेंशियल का सीरीज. मतलब z इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर I इंटू थीटा. z इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर I इंटू थीटा. और इसी को हम बोलते हैं हमारा ऑयलर फॉर्म ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रॉब्लम है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i थीटा। ये प्रॉब्लम आप वैसे देखो तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। 2 स्टेप में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर ऑयलर फॉर्म देखा है, वो दोनों को अप्लाई करके इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। पोलर फॉर्म के हिसाब से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा है राइट। यहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड्यूलस r कॉस थीटा रियल पार्ट और r साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट। अभी इसका ऑयलर फॉर्म क्या होगा, ऑयलर फॉर्म इसका होगा r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। हमने इसको ऑयलर फॉर्म निकालते हुए देखा हुआ है। आपने अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हो, इसी प्रॉब्लम से हमको देख रहे हो, तो लार्ज फॉर्म का जो पूरा क्लास का जो वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें पूरा सोल्यूशन देख सकते हो कैसे ये ऑयलर फॉर्म पोलर फॉर्म से ही निकल के आता है। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर आई थीटा है, इसको हम इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। e टू द पावर आई थीटा is equal to nothing but e to the power 1 into e to the power I theta। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऑब्वियसली राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, दिस इज इक्वल टू e to the power 1 multiplied by cos थीटा प्लस I sin थीटा। यहाँ पे हम क्या ट्रिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा चेंज कर रहे हैं। ये 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली सिमुलेट कर रहा है r इंटू ई टू द पावर आई थीटा को, जहाँ पे r इज इक्वल टू 1 है इस केस में, और e टू द पावर आई थीटा ये सेकेंड पार्ट है। तो जस्ट इन दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं और पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है इक्वल टू e to the power cos theta multiplied by e to the power I sin theta। हो गया, ये कन्वर्शन हमने कर लिया। अभी इसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन थीटा समझ लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग लेट्स से अल्फा, और e cos थीटा इज इक्वल टू लेट्स से r। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, r इंटू ई टू द पावर i इंटू अल्फा। ये और कुछ भी नहीं है, यही हमारा ऑयलर फॉर्म है, यही हमारा ऑयलर फॉर्म है कि नहीं। यहाँ पे r इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस थीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, बस यही फर्क है। बाकी पूरा ऑयलर फॉर्म ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू r इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब r का वैल्यू अल्फा का वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया e टू द पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस i इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। तो अभी हमारा पूरा पोलर फॉर्म निकल के आया है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं हम राइट। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट है e टू द पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ साइन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है e टू द पावर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ साइन थीटा। ये आसान तरीके से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकाल लिया है, और हमें सिर्फ निकालना था रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इज दिस वन।
e to the power cos थीटा cos of sin थीटा, दिस इज आवर रियल पार्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है दोस्तों। क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट मतलब 1 to the power 1/3, 1/4 root is equal to 1 to the power 1/4, 1/5 root is equal to 1 to the power 1/5। Similarly nth root माने 1 to the power 1/n। अभी हमें निकालना है क्यूब रूट और फिर उसको एक्सटेंड करते हुए 1/4, 1/5 पावर, फिर उसको जनरलाइज करके 1/nth रूट भी निकालना है। और ये करते करते जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी हमें गौर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 1 to the power 1/3, मतलब क्यूब रूट का वैल्यू x है। क्या है हम अभी तक जानते नहीं है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 to the power 1/3। इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 1, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम कन्वर्ट फर्दर करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x माइनस 1 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है। तो पहला कंडीशन, अभी देखिए पहला ऑप्शन रादर, ऑप्शंस और रूट्स, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइंग x इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला रूट हो गया। नंबर 2, ऑप्शन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके दो सॉल्यूशंस निकाल के आएंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वेशन है, तो x का वैल्यू निकल के आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसी को यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। तो हमारे लिए ये सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a, 2a मतलब 2। तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। आई ऑलरेडी हमें पता है, आई का वैल्यू है -1 रूट, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है हमने। अभी देखिए दोस्तों, पहला रूट मिल गया नंबर 1 से, नंबर 1 इक्वेशन जो है उससे, दूसरा और तीसरा रूट निकल गया इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट्स ऑफ एक्स का वैल्यू होता है 1, दूसरा रूट है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, तीसरा है -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब पहले वाले को हम 1 बोलते हैं ऑब्वियसली, दूसरे वाले को हम बोलते हैं ओमेगा, तीसरे वाले को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे तो दूसरा आ जाता है। देखिए -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4, -1 स्क्वायर इज 1, आई रूट 3 का स्क्वायर है -3 माइनस
2 इंटू 1 इंटू i√3, ये हो जाता है इक्वल टू 1/4 -2 माइनस i इंटू 2√3। ठीक है, अब इसको आप अगर ऐसे लिखोगे, इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाता है -1 माइनस i√3/2। तो शुरू किया था हमने ओमेगा से, एंड किया हमने ओमेगा स्क्वायर से। सिमिलरली हम अगर ओमेगा स्क्वायर से शुरू करेंगे तो ओमेगा निकल के आएगा। आप वीडियो पॉज करके खुद इसको करके देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये है पहला प्रॉपर्टी, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है तीनों रूट्स का सम टोटल इज इक्वल टू 0 है। तीनों रूट्स का सम टोटल इक्वल टू 0 है। इसको करके देखते हैं। 1 प्लस -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस हाफ प्लस i√3/2 माइनस हाफ माइनस i√3/2। देखिए, प्लस i√3/2 और माइनस i√3/2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, बच जाता है 1 माइनस हाफ और माइनस हाफ। तो ये तीनों भी कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ इज -1। 1 से ये कैंसिल आउट करोगे तो पूरा वैल्यू हो जाता है 0। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल द क्यूब रूट्स सम टुगेदर गिव 0। थर्ड प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज ओमेगा इज 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज 1/ओमेगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए, अभी हम ओमेगा स्क्वायर से शुरू करते हैं। ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस i√3/2। अब एक काम करेंगे, हम ऊपर नीचे -1 प्लस i√3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब -1 माइनस i√3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 प्लस i√3। ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी देखिए, ऊपर में इसको अगर हम, अभी देखिए न्यूमरेटर को अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, -1 स्क्वायर माइनस i√3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 प्लस i√3 हो गया। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। -1 स्क्वायर मतलब 1, i√3 स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ -3, राइट, माइनस ऑफ -3। अब नीचे हो जाता है 2 इंटू -1 प्लस i√3, दिस इज इक्वल टू 4/2 इंटू -1 प्लस i√3। अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, 2/-1 प्लस i√3 विच इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। सिमिलरली आप अगर ओमेगा से शुरू करोगे तो ओमेगा स्क्वायर पे एंड करोगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, हम अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला अगर हम नॉर्मली एल्जेब्रिकली लिखे तो ये कैसा हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट, ऐसा होता है। अभी इसको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब ये एक्सप्रेशन जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए ये कैसे हो जाता है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई
ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको आप आराम से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा। या आप इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके या फिर जब आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है आप इसको निकाल के देख सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वैलिड। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रूट्स हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों पॉइंट्स आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इनको जोड़ने से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है। मतलब समझ लीजिए ये हमारा 2D प्लेन है, बहुत ही खराब वर्टिकल एक्सिस है लेकिन इससे काम चला लेते हैं अभी के लिए। ये हमारा 2D प्लेन है और यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 और यहाँ पे 1 2 x और y एक्सिस। नीचे भी नेगेटिव वाला भी प्लॉट कर लेते हैं 1 2 1 2। ठीक है, तो पहला रूट क्या है 1, पहला रूट है 1, तो पहला रूट इस साइड में राइट साइड में 1 तक आ रहा है तो ये पॉइंट हो गया, राइट। दूसरा रूट क्या है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, मतलब नेगेटिव साइड में हाफ, फिर वर्टिकली पॉजिटिव साइड में रूट 3 बाई 2, वर्टिकली पॉजिटिव साइड में रूट 3 बाई 2। आई डिनोट करता है वर्टिकली पॉजिटिव साइड इस केस में क्योंकि प्लस आई है। तो पहले नेगेटिव डायरेक्शन में हाफ हो गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हाफ मतलब यहाँ तक, ये है हमारा 1 तो बीच में हो गया हाफ माइनस हाफ, यह है -1। उसके बाद वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं मतलब प्लस आई, ऊपर की तरफ प्लस आई इनटू रूट 3 बाई 2। रूट 3 बाई 2 मतलब क्या वैल्यू है, रूट 3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.74 डिवाइडेड बाई 2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.87। तो 0.87 मतलब करीब करीब समझ लीजिए यहाँ तक। ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। अभी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इस जगह को। ये है हमारा सेकेंड पॉइंट या फिर ओमेगा। ये तो हो गया ओमेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज -हाफ मतलब नेगेटिव साइड में हाफ, फिर -i इंटू रूट 3 बाई 2 मतलब नीचे के तरफ रूट 3 बाई 2, नीचे के तरफ रूट 3 बाई 2 मतलब नीचे के तरफ 0.87 मैग्नीट्यूड में हम जाएंगे। तो पहले -हाफ तक जाएंगे, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। -हाफ तक पहले जाएंगे मतलब इसी पॉइंट तक आएंगे, ये जो नीला पॉइंट है यहीं तक आएंगे, फिर नीचे के तरफ 0.87। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट यानी ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों को आप जोड़िए दोस्तों, क्या होता है देखिए। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू भी अगर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि तीनों साइड्स इक्वल है। तो मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिक्स, ये सारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस, राइट। ये है हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम 3, m = 5
n is equal to 6. Find the value of the following: 1 to the power m plus omega to the power m plus omega to the power 2m. इसका वैल्यू निकालना है। और 1 to the power n प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले प्रॉब्लम पे पहले आते हैं। 1 to the power m प्लस ओमेगा टू द पावर m प्लस ओमेगा टू द पावर 2m, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 to the power 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10। अभी देखिए दोस्तों, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और क्योंकि ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट है तो ओमेगा स्क्वायर का क्यूब मतलब ओमेगा टू द पावर 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, 1 to the power 5 माने 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 10 मीनिंग ओमेगा इंटू ओमेगा टू द पावर 9। तो अब देखिए ओमेगा क्यूब और ओमेगा 9, ओमेगा टू द पावर 9 दोनों इक्वल टू 1 है, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 9 इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा क्यूब, इसका क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब और 1, ठीक है। तो ये वैल्यू सिंपली हो जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 0। हमने प्रॉपर्टीज में देखा है तीनों क्यूब रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। 1 to the power n प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, दिस इज इक्वल टू 1 to the power 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 12। अब इसको आप देखिए इंटरेस्टिंगली, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर 4, राइट। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 और इक्वल टू 3। तो इससे हमारा अगला प्रॉपर्टी निकल के आता है। अगला प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ n is a multiple of 3, 1 to the power n plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to 3. Otherwise, if it is not a multiple of 3, that is if it is not a multiple of 3, then 1 to the power n plus omega to the power n plus omega to the power 2n is equal to 0. ये हमने पहले इंस्टेंस में देखा हुआ है जब m is equal to 5 था। 5 is not a multiple of 3, right? और सेकेंड केस में n is equal to 6 था, n is equal to 6 था, which is a multiple of 3. अब आप कोई भी वैल्यू 9, 11, 12, 20 कोई भी वैल्यू पकड़ के इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इट विल ऑलवेज होल्ड। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 to the power n प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n विल बी 3। मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब 3 आएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है मतलब 0 आएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी, अभी हमने थर्ड क्यूब रूट देख लिया है, अभी हमको देखना है फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, इन जनरल nth पावर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमें इसको जनरलाइज करना है मतलब। तो पहले हम फोर्थ पावर करते हैं। फोर्थ पावर, इसका सोल्यूशन पहले निकालते हैं। तो लेट्स से x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x टू द पावर 4 माइनस 1 इज 0।
इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से ये पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है, यहाँ से 4 रूट हमारा निकल के आता है। क्या क्या रूट होगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 i माइनस i। पहले एक्सप्रेशन को हम a पकड़ के चलते हैं, तो एक्सप्रेशन a के हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 1 विच इज प्लस माइनस i। अब दूसरे एक्सप्रेशन को हम b पकड़ के चलते हैं, तो दूसरे एक्सप्रेशन के हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1। सिमिलरली पिछले वाले में भी दिस इज इक्वल टू प्लस i और माइनस i, तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, प्लस i माइनस i प्लस 1 माइनस 1, राइट। ये सारे वैल्यूज को इंडिविजुअली आप अगर पोलर फॉर्म में लिखते हो तो कैसे होता है, रूट 1 इज इक्वल टू प्लस i इज इक्वल टू 0 प्लस i इंटू 1, 0 प्लस i इंटू 1, दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस i इंटू साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब क्योंकि ये रूट ऑफ 4 है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको ऐसे लिखते हैं, cos ऑफ 2 पाई बाई 4 प्लस i ऑफ साइन 2 पाई बाई 4। अब देखिएगा जनरलाइजेशन के टाइम पे ये कैसे काम आता है। ये हो गया हमारा रूट 1, ठीक है। अब रूट 2 में आते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू माइनस i इज इक्वल टू 0 प्लस i इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब दिस विल बी पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस i इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई 2। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको समझ में आ रहा है, राइट। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस i साइन 3 पाई बाई 2। क्योंकि ये रूट 4 है, क्योंकि ये फोर्थ रूट है, वंस अगेन रूट 2 को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 6 पाई बाई 4 प्लस i साइन 6 पाई बाई 4, ठीक है। तो रूट 1 रूट 2 हमारा निकल चुका है। अभी देखिए थर्ड रूट पे चलते हैं। थर्ड रूट इज इक्वल टू प्लस 1, राइट। ये देखिए प्लस 1 है, सो प्लस 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस i इंटू 0, प्लस 1 प्लस i इंटू 0, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 0 प्लस i साइन ऑफ 0। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूट 3 इज इक्वल टू cos 0 प्लस i साइन 0। हम सिर्फ इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। ये सारे फॉर्मेट्स को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए रूट 4 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस i इंटू 0।
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कॉस है नेगेटिव और साइन है पॉजिटिव। कॉस है नेगेटिव, साइन है पॉजिटिव। तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला, राइट। ऑल साइन टैन कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ कॉस 0 हम लिखेंगे पाई प्लस 0, पाई प्लस 0 और आई इंटू साइन पाई प्लस 0। तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई पे। क्योंकि रूट 4 है, वंस अगेन हम फोर्थ रूट को ऐसे लिखेंगे, कॉस 4 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 4। ठीक है, अभी देखिए रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, इन तीनों को हम सिक्वेंशियली ऐसे लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, ये है हमारा रूट 1। उसके बाद कॉस 2 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 4, ये है हमारा रूट 1। उसके बाद कॉस 4 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 4, यह है हमारा रूट 4। उसके बाद कॉस 6 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 4। सो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। उसको अगर हम पोलर रूट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये चारों वैल्यूज निकल के आते हैं। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर सब के लिए लागू है। 4th, 5th, 6th अप टिल nth पावर तक ये लागू है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ एक बार फिर से बताता हूँ। x4 इक्वल टू अगर 1 है तो x का सोल्यूशन आ रहा है जनरलाइज करके, ये चारों एक्सप्रेशंस को अगर हम जनरलाइज करेंगे ये निकल के आता है कॉस ऑफ 2k पाई बाई 4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2k पाई बाई 4, जहाँ पे k इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। k is equal to 0, 2, 1 and 3, that is 0, 1, 2 and 4 minus 1। Similarly, ये अगर नंबर 1 पकड़ के चलते हैं which is 4th रूट, 5th रूट भी ऐसे ही जनरलाइज होगा। मतलब x to the power 5 is equal to 1 means x is equal to cos of 2k pi by 5 plus I into sin 2k pi by 5, where k is equal to 0, 1, 2, 3 and 4। अगर 6th रूट है तो क्या होगा? अगर x to the power 6 is equal to 1 है तो क्या आएगा? x is equal to cos of 2k pi by 6 plus I sin 2k pi by 6, where k is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए k का एक ट्रेंड आ रहा है और ये एंगल का डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उसमें भी एक ट्रेंड आ रहा है। 6, 5, 4, 6, 5, 4। ठीक है, अब रूट जब 5 है k का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है 4 तक, रूट जब 4 है k का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है 3 तक, रूट जब 6 है k का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है 5 तक। मतलब हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं x टू द पावर n अगर इक्वल टू 1 है उसका मतलब है
x इज इक्वल टू cos of 2k pi by n plus I sin 2k pi by n. I sin 2k pi by n, where k is equal to 0, 1, 2, 3 dot 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 till n minus 1, n minus 1, n से एक कम. ये है हमारा जनरल nth रूट. अगर x टू द पावर n इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू पोलर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब कितने सारे रूट्स आ रहे हैं? देयर आर n रूट्स, राइट? n रूट्स, जहाँ पे पहले में k 0 है, दूसरे में k 1 है, तीसरे में k 2 है, ऐसे ऐसे करके nth वाले रूट में k इज इक्वल टू n माइनस 1. टोटल n नंबर ऑफ रूट्स आर देयर. ठीक है, ये है हमारा nth रूट. अब क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट और nth रूट के.